कभी at first Faraday shows the phenomenon of electromagnetic induction by an experiment which is called Faraday's experiment. इसमें इन्होंने क्या क्या apparatus लिया, ज्यादा कुछ नहीं लिया इन्होंने, सिंपल सा apparatus है। एक कॉइल लिया, क्या लिया? एक कॉइल, एक गैल्वेनोमीटर। आपने पढ़ा गैल्वेनोमीटर क्या है? एक गैल्वेनोमीटर क्या है? करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। और क्या लिया इन्होंने? एक शॉर्ट बार मैग्नेट, एक छोटा सा मैग्नेट लिया। मेथड देखिए, एक कॉइल लिया, इसको कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर में आप जानते हो एक नीडल होता है, करंट पास करने पे वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। और एक मैग्नेट को लिया, क्षण चुंबक। कभी इसको नजदीक ले गया, कभी दूर ले गया। दोनों ही कंडीशन में उन्होंने पाया इस गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, नजदीक आने पे भी और दूर ले जाने पे भी गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आप जानते हो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब होता है? जब करंट पास होता है, जब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो बस सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, मैग्नेट लिया, मैग्नेट को कभी दूर ले गया, कभी नजदीक ले गया। तो क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर का नीडल कब डिफ्लेक्ट होता है दोस्तों? जब करंट पास होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो मेथड में ये लिखेंगे, अरेंज्ड all the apparatus as shown। इधर आ रहा है, देख रहा है arrange all the apparatus as shown as in figure। और उसके बाद क्या किया? सबको अरेंज किया जैसे फिगर में दिखाया जा रहा है आपको। All the parts are arranged as shown as in figure। और उसके बाद क्या किया? मैग्नेट को कभी दूर ले गए, कभी नजदीक ले गए। हम ये कहते हैं रिलेटिव मोशन टेक्स प्लेस। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैग्नेट को स्थिर रखें और कॉइल को ही नजदीक ले जाएं। कोई एक मोशन में होना चाहिए, कोई एक मोशन में होना चाहिए। तो क्या देखेंगे कि यहाँ की नीडल जो है डिफ्लेक्ट होगा। तो एक महान आस्ते लिखने में कहाँ खोया हुआ है। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना बड़ा इसमें इन्वेंशन हो रहा है, यहाँ पे आविष्कार हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है बिना बैटरी बिना सेल के, उसको कोई मतलब नहीं है। तो सबको अरेंज करने के बाद अरेंज एज शोन फिगर एंड रिलेटिव मोशन कराया, एंड रिलेटिव मोशन तो आगे पीछे खिसका रहा है, मोशन टेक्स प्लेस between coil and galvanometer. Then deflection takes place. Deflection होने लगा in the
needle of galvanometer और जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड्स कर रहा है किस पे? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अगर नजदीक ले जाने पे मान लो लेफ्ट टू राइट हो रहा है तो दूर ले जाने पे राइट टू लेफ्ट हो रहा है। तो रिजल्ट क्या निकला? फाइनल रिजल्ट क्या निकला? फाइनल रिजल्ट निकला कि व्हेन रिलेटिव मोशन takes place between coil and galvanometer, then EMF बोला तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF शॉर्टकट में इसको बोलते हैं EMF is induced। इसी घटना का नाम, ये डिफिनेशन भी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनेशन यही है। When relative motion takes place between coil and galvanometer, then electromotive force is induced। This phenomenon, इस घटना का नाम ही क्या कहलाता है दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। is called electromagnetic induction। electromagnetic induction। अब इस पे एक लॉ भी आया, फैराडेज लॉ, जो मेन इंपॉर्टेंट जो है ना एग्जामिनेशन में फैराडेज लॉ पता है, पूछे जाते हैं। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उससे रिलेटेड लॉ दिया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप एग्जामिनेशंस में यहाँ पे दोस्तों काफी होशियार रहने की जरूरत है। आप याद कीजिए, इससे पहले भी फैराडेज लॉ बताया गया था इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो एग्जाम में तो लिखा रहेगा फैराडेज लॉ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आधा क्वेश्चन पढ़े आप। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन का लिख दें, और इंडक्शन का है और उल्टा कर दें। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने, 15 मिनट सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने का दिया जाता है, इसीलिए हड़बड़ नहीं करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, आधा क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं देना है। कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछे जा रहे हैं या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पूछे जा रहे हैं, इस पर पहले ध्यान देना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने की जरूरत है। इसके दो लॉ हैं, देयर आर टू लॉज, वहां भी दो लॉ थे। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, काफी लंबा नाम है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, ईएमआई बोला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप में से कोई बताइए तो इस मैग्नेट को नजदीक ले जाने पे या दूर ले जाने पे इतनी बड़ी घटना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ का प्रोड्यूस होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का होना एक बड़ी बात है। तो आखिर कौन सा ऐसा चेंजिंग आया कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया? आप में से कोई? क्या चीज? वेरी गुड। क्या चेंज होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मेरा साहब जी, जादूगर साहब ने दिमाग में छत्ते जिनका क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स कहा गया, नजदीक लाने से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, और दूर ले जाने से मैग्नेटिक फ्लक्स घट जाएंगे। तो सारा खेल किसका हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। सारा जो खेल हो रहा है पे मैग्नेटिक फ्लक्स का है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ये कहता है, कॉज बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस
ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फर्स्ट लॉ है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होगा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फर्स्ट लॉ जो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहना है कि द ईएमएफ is induced in electromagnetic induction. EMI लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन takes place due to change in magnetic flux. Change in magnetic flux. सारा खेल इसी का कारण हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ कॉज बता रहा है और सेकेंड लॉ फैक्टर्स बता रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सेकेंड लॉ का कहना है कि द ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स induced in electromagnetic induction is, शॉर्टकट समझ रहे हैं, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे। The EMF induced in electromagnetic induction is number one। यहाँ से दो बातें होती हैं, इनका दो पार्ट फैक्टर्स बता रहा है। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the rate of change of magnetic flux, rate of magnetic flux, that is E proportional minus d phi by dt। इसको माने इक्वेशन फर्स्ट। निगेटिव साइन के लिए अलग से एक लॉ आ रहा है, लेंज लॉ। ये निगेटिव साइन को एक्सप्लेन करने के लिए लेंज नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पे एक लॉ दिया। मैं आगे बताऊंगा इसको। यहाँ पे इतना याद रख सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है। वेयर निगेटिव साइन डिनोट्स, क्या डिनोट्स कर रहा है दोस्तों? अपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट पार्ट तो ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और सेकेंड पार्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। डायरेक्टली थोड़ा सा जंपेंट कीजिए, पकड़ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। किसका टर्न? ये टर्न्स, ये देखिए आप टर्न्स देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 टर्न्स हैं। इस तरह की जितनी ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, दैट इज ई प्रोपोर्शनल एन। N, what is N? N is number of turns. फर्स्ट लॉ कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई के साथ यहाँ बी लगाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्योंकि दो तरह का फ्लक्स पढ़ा आपने, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे कौन सा फ्लक्स है? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसलिए पहले आपको थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स बताया गया। पहला लॉ कहता है क्या है? मेन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके फैराडेज लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है, भी याद कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ कह रहा है कि ये घटना क्यों हो रही थी, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और दूसरा लॉ कहता है कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो पहला कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और दूसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। दोनों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा। जितना ज़्यादा चेंजिंग होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे
उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस दोनों के समानुपाती है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दो हो गया। नहीं पूछेगा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने पर, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजिंग में चेंजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जब बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स घटेगा तो घटेगा। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकलती है? अंदर से ही ना निकलेगा ये। तो फिर हम लोग कल अगले क्लास में हम लोग इस दोनों को मिलाएंगे, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला निकालेंगे। रुको एक मिनट। किसी को कोई शिकायत नहीं रहे, नहीं दिख रहा है। धन्यवाद।